Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called electric power. इलेक्ट्रिक पावर के कुछ फॉर्मूलाज दूंगा बट समझो कि जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला था Q is equals to NE. Total charge on a body is given by number of electrons into charge on one electron और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस मेरे ख्याल से -16 कूलम। एक बार मैं चेक कर लूं कहीं गलत ना कर दूं। सही पढ़ाना बात की बात है बट गलत मत पढ़ा दो। 16 होता है 19 होता है, एक बार चेक कर लें। बुक हमारे पास ही है। -19 कूलम, हल्का सा डाउट था। -19 कूलम। जो दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला आया था वो आया था V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था ये दूसरा। जो तीसरा फॉर्मूला आया था वो आया था I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। जो चौथा फॉर्मूला आया था वो ये वाला आया था। इस फॉर्मूले से पहले एक और फॉर्मूला आया था V इज इक्वल्स टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ। इसको तो स्पेशली हाईलाइट कर दो क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह लगेगा। फिर ये रेजिस्टर्स थे R1, R2 और R3, ये सीरीज में थे। ये 3 रेजिस्टर्स थे। इस बार 3 नहीं लेते, 4 ले लेते हैं ताकि हम एक जगह रटने वाली स्टेट में ना हो। ये R1, R2, R3 और R4। इसमें R टोटल का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं ये लिखता हूं तो मैं एक कमजोर टीचर हूं और मैं कमजोर तरीके से पढ़ा रहा हूं। इसमें सबसे पहले V का फॉर्मूला लिखोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 और I कांस्टेंट। इसमें सबको पता है कि R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, बट जो चीज ध्यान रखने वाली होती है सीरीज में वो ये होती है। वैसे ही पैरेलल में जो दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं, पहली ध्यान रखने वाली चीज ये है कि V कांस्टेंट होता है पैरेलल में, और दूसरी ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इसके अंदर I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 और 1 अपॉन R बराबर होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और क्योंकि 4 हैं तो 1 अपॉन R4। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद हमने आपको एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला दिया था, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, या फिर R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान से देख लीजिए। ये दो फॉर्मूलाज करने के बाद एक बच्चे ने बोला सर सपोज करो अगर ऐसे रेजिस्टर्स हैं अनगिनत डॉट 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 और सब आइडेंटिकल हैं डॉट 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 अप टू n टाइम्स, तो टोटल R क्या होगा? तो मैंने कहा वैसे तो टोटल R होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 अप टू n टाइम्स। सो देयरफॉर जो टोटल R बराबर होगा वो होगा R प्लस R प्लस R प्लस R डॉट 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 अप टू n टाइम्स, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल। ऑल आर क्या बेटा? आइडेंटिकल। तो जो टोटल आर टोटल बराबर हो जाएगा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, डॉट 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 एन बार। तो जो टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी एन टाइम्स आर, एन आर। ये थोड़ा सा है कि एक्स्ट्रा कंसेप्ट करा रहा हूं कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो चलो ये हो गई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब इसको लिखना कैसे है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस of an identical resistors when connected in। वर्ड्स पे ध्यान देना, हर वर्ड का अपना एक महत्व होता है और हर महत्व वाला वर्ड हमें लिखना जरूर चाहिए। अब बच्चा जानता है सर ने अगला क्या करना है। सर ने अगले में ऐसे कुछ कर देना है, पैरेलल में 2, पैरेलल में 3, पैरेलल में 4, पैरेलल में 5 डॉट 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 एन identical resistors each of
resistance R ohm to be connected in parallel। अगर पैरेलल में कर दें तो 1/R टोटल बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 अप टू n टाइम्स। तो 1/R टोटल बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 अप टू n टाइम्स। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा 1/R टोटल बराबर हो जाएगा 1/R कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है n बारी, तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू, अगर साथ हो 1/R तो 1/R टोटल बराबर हो जाएगा n/R। तो दिस इंप्लाइज, अब हम करेंगे रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R टोटल बराबर हो जाएगा R/n। पैरेलल में इसकी डेरिवेशन नाम, when n identicals each of resistance R ohm are connected in parallel। ये कहीं पे ना कराया नहीं होगा, बट ये आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना। अगला, अब हम पंगे ले रहे हैं। हमने कहा क्या आपको पावर का टाइम फॉर्मूला पता है, तो बच्चा बोलेगा पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एक और अच्छा बच्चा बोलेगा एनर्जी कंज्यूम्ड की जगह एक वर्ड और आ जाता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। किससे पंगे लेने हैं तुम बता दो। तो हमने कहा हम इससे पंगे लेना चाहते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो मींस वी हैव पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। तो बच्चा बोलेगा पावर इज इक्वल्स टू अपॉन टी। सर ने W गायब कर दिया, तो बच्चा बोलेगा W गायब कर दिया क्योंकि V बराबर होता है W अपॉन Q, ये गिवन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर ने W की जगह लिख दिया V इंटू क्यू। लिख सकता हूं या नहीं कि W इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू क्यू, ये फॉर्मूला। तो एक और पावर का फॉर्मूला हो गया V इंटू क्यू अपॉन टी। इतने में एक अच्छा बच्चा बोलेगा कि Q अपॉन टी पावर इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू अपॉन टी का क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन टी का फॉर्मूला होता है I। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया VI। यहां तक जो मैंने लिखा है प्लीज उसको एक बार ढंग से नोट्स बना लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर इज इक्वल्स टू VI, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा पावर का फॉर्मूला अगर VI है तो यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये बोलता है कि V की जगह IR लिखा जा सकता है ओहम्स लॉ की वजह से। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, इस V की जगह लिख देंगे IR इंटू I। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I²R। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ पावर। बच्चा बोलेगा अगर V इज इक्वल्स टू IR है तो I को भी तो हम V अपॉन R लिख सकते हैं। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू I को लिख दिया V अपॉन R। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा V² अपॉन R। अगर क्लास 7 है मेरे यार, दिस इज थर्ड फॉर्मूला ऑफ पावर। जो भी फॉर्मूलाज इस 9-10 मिनट में अब तक कराए हैं, उन दोनों तीनों फॉर्मूलाज को एक बार पहले ढंग से कर लो। ढंग से कर लोगे तो बहुत फायदा होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ये करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं, एक साइंटिस्ट थे जी जिनका नाम था मिस्टर जूल। उन्होंने दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दिया, जिसको मैं अभी आपको फील भी करवा दूंगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब तो T20 क्रिकेट का मौसम है, पहले 50-50 ओवर्स के क्रिकेट ज्यादा होता था। तो 50 ओवर के क्रिकेट में जब एक इनिंग हो जाती थी
उसके बाद इमीडिएटली मम्मी आके ये बोलती थी कि भाई टीवी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, टीवी को भी आराम दे दो, क्योंकि टीवी बहुत देर तक चल चल के गर्म हो जाता है। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमेशा वो थोड़ी बहुत हीट जरूर प्रोड्यूस होती है। आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज की साइडों पे हाथ लगा के देखो तो वो भी गर्म हो जाता है। एयर कंडीशनर इधर से तो ठंडी हवा दे रहा है, बाहर गर्म हवा दे रहा होता है, साथ में उसका कंप्रेसर भी गर्म हो जाता है। टीवी को भी अगर हाथ लगा के देखना बंद करने के बाद तो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में मिस्टर जूल ने एक रिलेशन निकाला कि वी नो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये चीज क्यों भैया? बाय डेफिनेशन। सो दिस इंप्लाइज, अगर क्लास 7 है तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है जी। दिस इंप्लाइज, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर दो, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब उन्होंने कहा इसको हटाना है। अब अगर इसको हटाना है तो आप ये भी लिख सकते हो वी आई, आप ये भी लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो। उन्होंने सेकंड फॉर्मूला ऑफ पावर लिया, तो उन्होंने लिखा एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और साइड में लिखा कि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, अगर क्लास 7 है तो देयरफॉर एंड वी नो दैट एनर्जी is converted to heat also। तो उन्होंने बोला हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एन अप्लायंस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये याद रख लेना। उन्होंने क्या लैंग्वेज क्या लिखी है, मैं देख लूं। अज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। उन्होंने बोला अज्यूमिंग दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, तो उनके पास फॉर्मूला क्या हो गया, हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ये पता चलता है that heat energy is directly proportional to heat energy is directly proportional to square of magnitude of current। square of magnitude of current। second relation क्या बोलता है, heat energy is directly proportional to R, is directly proportional to magnitude of resistance। अगर हमें अप्लायंस में गर्मी पैदा करनी है, हीट प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, तो वी विल यूज दोज थिंग्स जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट जल्दी प्रोड्यूस होगी। यह याद रख लेना। तीसरी चीज, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। अप्लायंस जितनी ज्यादा देर तक चलेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जितने भी हीटर वीटर, दी ऑल दी अप्लायंसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, बट अगर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो ये तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखो कि करंट सप्लाई ज्यादा हो। इसीलिए आप देखो हीटर वगैरह और एसी वगैरह में करंट सप्लाई ज्यादा होती है। सेकेंड चीज वो ये बोलेगा ज्यादा टाइम के लिए यूज हो। तो इसी के ऊपर बेस एक बहुत छोटी सी चीज है, एप्लीकेशन। क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पहला पॉइंट आएगा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट is utilized in
इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर्स, इनमें उन तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है I²RT। उनके अंदर ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, उनके अंदर ऐसी चीजें लगाई जाती हैं जिससे उनका करंट कंजम्पशन ज्यादा हो और उनको ज्यादा से ज्यादा देर तक चलाया जाता है। इट इज यूज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट is used in इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, वो हीट के साथ लाइट प्रोड्यूस कर देता है। जो इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ थिन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट बिकम्स व्हाइट हॉट एंड एमिट्स लाइट। ये थोड़ा सा याद रख लेना। इलेक्ट्रिक, और तीसरा द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट is used in electric fuse for protecting household wiring and electric सर्किट्स। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसके बारे में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ डज अ फ्यूज वायर वर्क्स। इस लेक्चर के बाद इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है। एनसीईआरटी से इसके एग्जांपल्स और टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना। आई होप कि मैं आपको ये लेक्चर समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।